मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र और इसे लेकर के जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पास कर दिया गया है। सत्र के दूसरे दिन यूसीसी पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में मध्य प्रदेश उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। मध्य प्रदेश ने यूसीसी को मंजूरी देकर एक नई ऊंचाई हासिल की है, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है। यूसीसी पास करने वाला राज्य अब मध्य प्रदेश बन चुका है। वहीं मदन राठौड़ के फर्जी लेटर पैड और हस्ताक्षर का मामला सामने आया है। पिंडवाड़ा एसडीएम को सांसद के नाम से एक कूट रचित पत्र भेजा गया। स्वरूपगंज स्थित एक दुकान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और पत्र में निजी सचिव ने सिरोही एसपी से कानूनी कार्रवाई की शिकायत की थी। सांसद कार्यालय ने पत्र को पूरी तरह से फर्जी बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसे लेकर जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान में निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया अब और अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होने जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 31 जुलाई से नई मान्यता के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और तय समय सीमा में उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर भी कार्रवाई होगी। क्या कुछ खास रहने वाला है, देखिए। 31 जुलाई से नई मान्यता के आवेदन, समयबद्ध होगी पूरी प्रक्रिया, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण, नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई, विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। राजस्थान सरकार ने निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया को पूरी तरह नया रूप देने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि नई मान्यता के आवेदन 31 जुलाई से शुरू होंगे। प्रक्रिया अब तेज और पारदर्शी होगी। प्रथम स्तर की समिति 7 दिन के अंदर निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजेगी। जिला शिक्षा अधिकारी 15 दिन के भीतर रिपोर्ट का परीक्षण कर आगे भेजेंगे और अंतिम फैसला निदेशक स्तर पर लिया जाएगा। मंत्री ने चेतावनी भी दी है कि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी करने या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही निर्धारित मानकों की अनदेखी करने वाले निजी विद्यालयों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। गैर सरकारी विद्यालयों को मान्यता देने में विलंब नहीं होना चाहिए और उसके लिए जो अल्टीमेट नियत कमरों की साइज वो नियत स्पेस वो उसके साथ साथ एक इतना परिसर भी होना चाहिए ताकि बच्चों को यदि गाड़ी में लेके आए तो अंदर आकर के बच्चों को उतारे, बाहर उतारने से उसको एक्सीडेंट होने की दिक्कत है। हमने उसके लिए हर साल एक बार जांच करने का निश्चय कर दिया है और उसमें सारी बातों को देखेंगे। बड़ा चेकलिस्ट है कि विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए, उसके आधार को जांच करेंगे और उस आधार पर निर्णय किया जाएगा कि वो विद्यालय चलने लायक है कि नहीं। यदि चलने लायक नहीं है तो वार्निंग दी जाएगी, नहीं तो उसकी मान्यता निरस्त करेंगे। जो सरकार ने सुरक्षा के मापदंड तय किए हुए हैं उनकी पालना उनको करनी ही होगी। विद्यार्थियों की सुरक्षा को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भवन कक्षाएं, बैठने की व्यवस्था, प्रार्थना स्थल और परिवहन व्यवस्था का नियमित निरीक्षण होगा। बच्चों को स्कूल परिसर के बाहर नहीं बल्कि अंदर ही सुरक्षित उतारना और चढ़ाना अनिवार्य होगा। सरकार ने डमी विद्यार्थियों, स्कूल समय में कोचिंग चलाने और बिना मान्यता वाले स्कूलों पर भी सख्ती का संकेत दिया है। मंत्री ने साफ किया है कि केवल फीस बकाया होने के आधार पर किसी भी बच्चे का ट्रांसफर सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज रोका नहीं जा सकेगा। अभिभावकों को परेशान करने वाले स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। प्रार्थना स्थल भी हो, क्योंकि एक कमरे में पूरे स्कूल की प्रार्थना नहीं करेगा। ऐसे कुछ है तो हमने तय किया है कि विस्तार का हो, दूसरा ज्यादा विलंब ना हो। इसलिए निदेशक स्तर जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर उससे जो पत्रावली लगाई गई उसकी जांच भी होगी। हमारे 3 अधिकारी उस विद्यालय की मान्यता मांग रहा है उसकी जांच कर ली जाएगी और उनको चेक लिस्ट दी जाएगी ताकि उस चेक लिस्ट के आधार पर सारी जांच करके और फिर डीओ को रिपोर्ट करेगा। डीओ को निश्चित समय में या तो पत्रावली पर ऑब्जेक्शन लगाकर देना पड़ेगा या उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यदि वो इतने दिन में नहीं करता है तो ऑटोमेटिक
जितना हमने दिन तक किया उसमें अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी, वो निदेशालय चली जाएगी। निदेशक को भी तय कर दे कितने दिनों में उसको उसका निस्तारण करना है। कुल मिलाकर यदि बात करूँगी तो हम डीओ के पास आने के बाद मैक्सिमम 2 महीने में उसकी मान्यता हो जाएगी यदि सब कुछ सही है तो। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने भी कहा कि सरकार मान्यता प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लंबित सभी प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। नए निर्देशों के सख्ती से अमल होने पर निजी विद्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों, विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था, इसके अलावा सख्त निगरानी के साथ ही अब जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार का साफ संकेत है कि आने वाले समय में स्कूलों की मान्यताओं को लेकर समयबद्ध रूप से काम किया जाएगा। इसके अलावा उनके ऊपर सख्त निगरानी भी रखी जाएगी। सरकार की यह कार्य योजना कितनी सफल होती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। सहयोगी दिलीप परमार के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर 2 चेन स्नेचर्स पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मुख्य आरोपी चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू और खरीदार गिरफ्तार किया गया है। 400 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पुलिस पहुंची। चोरी की चेन बरामद की गई है। आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड पता चला है। जवाहरनगर थाने और सीआईयू टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कामयाबी हासिल की। रात जुआरी फिरोज और कन्या पुलिस के हत्थे चढ़ा है। करीब 10 लाख रुपए की जुआ राशि और 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारे साथ है विशेष आयुक्त ओम प्रकाश, जिनके सुपरविजन में ये पूरी कार्रवाई हुई है। सर, किस तरह से कार्रवाई हुई है? राजस्थान सरकार का संगठित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस है और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डीजी साहब ने भी वीसी से हम लोगों को इस संबंध में सावचेत कराया है। पिछले 1 महीने से इस सरगना के पीछे सीएसटी की टीम लगी थी और कल कार्रवाई करते हुए इनके बबलू और गनिया को गिरफ्तार किया गया है और इनके साथ अन्य साथी कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें 9,73,520 रुपए बरामद किए गए हैं और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। विशेष बात यह है कि इसके खिलाफ 21 प्रकरण दर्ज हैं और आने वाले समय में इसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और जो संगठित अपराधियों को सह देने वाली बात है उसकी कमर की हड्डी तोड़ने का प्रयास करेंगे। सर, नशे के खिलाफ भी व्यापक स्तर पर अभियान चलाया है, पुलिस मुख्यालय ने भी निर्देशित किया है। कैसी रही जयपुर शहर में ये कार्रवाई? 3 दिनों का व्यापक अभियान चलाया गया था और इसमें 72 प्रकरण दर्ज हुए हैं और 72 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें कमर्शियल क्वांटिटी भी जब्त किया गया है। विशेष बात यह रही कि इसमें 29 जो पूर्व में वांछित अपराधी थे उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। 21 स्टैंडिंग वारंटियों की गिरफ्तारी की गई है और एक 20,000 का इनामी अपराधी भी पकड़ा गया है जो कि एनडीपीएस से संबंधित था। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश, जो बता रहे थे कि नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान छेड़ रखा है। पुलिस मुख्यालय मॉनिटरिंग करता है और तमाम जो नशाखोर है उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई में जो सीआईयू टीम है वो लगी हुई है और आने वाले समय में जो नशा सप्लायर है जो प्रमुख रूप से राज्य के बाहर है उन पे भी शिकंजा कसने का काम होगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ राकेश दादी, सच पे धड़क, जयपुर। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। राजस्थान विश्वविद्यालय से कुणाल भटनागर की ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई जहां शिक्षा का मंदिर नशे का अड्डा बना हुआ दिखाई दिया। विश्वविद्यालय परिसर में कई जगह शराब की खाली बोतलें दिख रही हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड समेत अलग अलग हिस्सों में खाली बोतलों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। महिला छात्रावास से महज 50 मीटर की दूरी पर शराब की ये खाली बोतलें मिली। महिला सुरक्षा और रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल इससे उठ खड़े हुए हैं और सवाल ये उठ रहा है कि कौन विश्वविद्यालय परिसर में ये अव्यवस्था फैला रहा है? क्या रात होते ही असामाजिक तत्वों के हवाले ये पूरा कैंपस हो जाता है? सवालों के घेरे में प्रशासन की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था आती दिखाई दे रही है। छात्र छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे घटनाक्रम से अनजान है या फिर उन्हें कलर ब्लाइंडनेस से दिखाई नहीं देता कि हरे रंग की और अलग अलग रंगों की ये शराब की बोतलें जो पूरे परिसर में फैली हुई हैं
वो कहां से आई और उनका क्या हुआ। भरतपुर से खबर है, जहां पर प्रॉपर्टी विवाद में 24 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। पड़ोसियों ने घर से अपहरण कर पीट कर इसकी हत्या कर दी। जमीन हड़पने की वारदात को विवाद के बाद अंजाम दिया गया। अस्पताल में शव छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। उद्योगनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। सिंह पुत्र उबलाल जाति जाट निवासी तुहिया ने एक रिपोर्ट थाने पर आकर पेश की कि मेरा भतीजा सुशील पुत्र सुखदेव उम्र 24 साल को गजेंद्र एवं उसके परिवार ने एक राय होकर रास्ते से उठाकर लाठी डंडों सरिया सबलों से मारपीट कर जान से मार दिया है, जिसकी लाश। भीलवाड़ा से खबर है, जहां महिला की मौत के बाद में पीहर पक्ष का गुस्सा फूटा। ससुराल पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया गया। ससुराल पक्ष ने पीहर पक्ष पर आरोप लगाया है। पीहर पक्ष पर मारपीट और जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया है। हमले में युवती सहित 4 लोग घायल हुए हैं। सवाईपुर क्षेत्र के ककरोलिया माफी गांव का यह मामला है। उपचार के दौरान लक्ष्मी बागरिया की मौत हो गई। सीने में दर्द होने पर उसे उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। कोटड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। और बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, यहां पर फायर एनओसी नहीं होने पर नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। 5 संस्थानों को सीज किया गया है। फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर यह कार्रवाई की गई। बॉस एकेडमी, राधा रानी लाइब्रेरी, जैनित लाइब्रेरी, पैसिफिक लाइब्रेरी और एग्री पाठशाला पर सील लगा दी गई। एफएसओ रेवंत सिंह, जगवीर सिंह और अभिषेक चौधरी इस कार्रवाई में शामिल रहे। नियमों का उल्लंघन करने वालों की उनका कहना है कि अब खैर नहीं है और लगातार ये अभियान जारी रहेगा। नगर निगम ने चेतावनी भी दी है कि नियमों की पालना अगर नहीं की गई तो सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। सिरोही जिले के पोसालिया निवासी चिंटू सिंह और नरेंद्र सिंह हत्याकांड में 75 दिन बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपी सहित 9 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से मृतक का परिवार आक्रोशित है। न्याय की मांग को लेकर मृतक की 70 वर्षीय मां, तीनों बहनें और लकवाग्रस्त भांजा लगातार दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य गेट के बाहर रोजगार कार्यालय के सामने चल रहा ये धरना अब जिले में चर्चा का विषय बन गया है। परिवार का कहना है कि जब तक सभी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। कल से आपके बड़े मम्मी है वो भूख हड़ताल पे है, आपकी बहनें हैं वो भी भूख हड़ताल पे है, क्या कहना चाहिए आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 2 महीने और 10 दिन हो गए, अभी तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनका नाम तक आया है, गिरफ्तार नहीं कर रही है प्रशासन। और यहाँ आके एडिशनल एसपी साहब और सारे यूँ कह रहे हैं कि आप यहाँ से उठो, अगर आपके साथ कुछ हो गया है, माताजी बीमार हो गई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं, आप उनको गिरफ्तार करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? आपको पता होते हुए भी नहीं कर रहे हो। अच्छा, पुलिस गिरफ्तार नहीं करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? पीछे वजह तो बहुत सारी है, हुक्म पता होते हुए भी ये नहीं कर रहे हैं। और प्रतीक्षा होटल के वहाँ पे जो रुके हैं थे आरोपी, वहाँ से उनके 7 दिन की फुटेज थी जो उन्होंने डिलीट करवाई है। वो क्यों डिलीट करवाई है अगर आप आरोपी के साथ नहीं मिले हुए हो तो? ठीक है, थैंक यू। हाँ, क्या मामला है, किस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन है और पुलिस प्रशासन से क्या वार्ता हुई आपकी? गत 8 मई को चिंटू सिंह और नरेंद्र सिंह की हत्या हुई थी। उसके साथ लोगों ने माथा फोड़ी कर उसको पीटा था बुरी तरह से और हॉस्पिटल में एडमिट था और 12 मई को उसकी मृत्यु हुई थी। सारे लोग, परिवार वाले और उसके मित्रजन उसकी लाश लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिवगंज आए थे। तब प्रशासन आया था वहाँ पे, अपने उपखंड अधिकारी शिवगंज और डिप्टी साहब। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 15 दिन में इस मामले को खोलेंगे। 15 दिन गुजरने के बाद भी हम लोगों ने वापस धरना दिया था। गैंगस्टर्स और उनके नेटवर्क पर नजर रखने के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एजीटीएफ टीम ने जयपुर रेंज में बड़ी कार्रवाई की। गैंगस्टर्स को फॉलो करने वाले लोगों, उनकी गतिविधियों और नेटवर्क पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं इसको लेकर आईजी राहुल प्रकाश ने संवाददाता राकेश दाजीत से खास बातचीत की, सुनिएगा। साथ रेंज आईजी राहुल प्रकाश सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है? ये एजीटीएफ में एमएन दिनेश सर के निर्देश पे सीकर में जो गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो उन गैंग से जुड़े हुए हों जिनके कुछ सरगना बाहर बैठे हुए हैं, विदेशों में बैठे हुए हैं, और जो कि स्थानीय स्तर पे अपने गैंग्स का संचालन कर रहे हैं, दोनों ही तरह थे, उनको चिन्हित करके आज सुबह
एजीटीएफ की लगभग काफ़ी बड़ी टीम थी जो कि वहाँ के एडिशनल एसपी साहब के लीडरशिप में सीकर गई थी, और साथ में हमारे एसपी साहब सीकर की लीडरशिप में ज्वाइंट टीम बना करके ऐसे सभी बदमाशों के घरों पे दबिश दी गई, सर्च की गई और उनको थाने पर लाके उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उनसे उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और उनके जो संपत्ति है उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार पुलिस मुख्यालय निर्देश भी दे रहा है कि इस तरह के जो लोग संपर्क में हैं उनकी काउंसलिंग की जाए। कितने लोगों की अब तक काउंसलिंग की गई है रेंज में बात करें तो? काउंसलिंग में जो लोग इनके फॉलोअर्स होते हैं और जो लोग सोशल मीडिया पे इनको देखते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अपने रील्स भी बनाते हैं, उन लोगों की काउंसलिंग की जाती है मुख्य तौर पे। जो हथियारों के साथ दिखते हैं या जो इनके गैंग से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। अभी लगभग हम लोगों ने अंतिम 6 महीनों में 3 से 4 हज़ार ऐसे लोगों का रेंज में काउंसलिंग की है, जिनको कि समझाया है कि इस तरीके से सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद हो सकता है कि आप आगे चल करके उस तरह के अपराध में शामिल होने की आपकी प्रवृत्ति बने, और इससे आपको भी काफ़ी नुकसान है, ये गैर कानूनी भी होगा और परिजनों को भी काफ़ी नुकसान होगा। तो ये अभियान तो चल ही रहा है, उसके साथ में जो एक्चुअल में जुड़े हुए हैं सक्रिय, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ राहुल प्रकाश जो बता रहे थे कि लगातार रेंज में प्रभावी कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं एजीटीएफ की टीम लगातार उन बदमाशों पर भी नजर बनाए हुए है जो लगातार राजस्थान में सक्रिय है। वहीं जयपुर रेंज की बात करें तो सीकर, भिवाड़ी, अलवर ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो बदमाश है उनको चिन्हित कर रखा है। समय समय पर डिकाय ऑपरेशन चलाकर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल पुलिस मुख्यालय के द्वारा विगत दिन से 1 माह के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसमें तमाम जो तरह के जो क्राइम है, जिसमें नशाखोरी है और जो सड़क सुरक्षा को लेकर भी उसमें एक टास्क दे रखा है कि लगातार जो दुर्घटना संभावित इलाके हैं उस पर मॉनिटरिंग की जाए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर जीर्णोद्धार कार्यक्रम के मौके पर 3 दिवसीय देव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में स्पीकर वसुदेव देवनानी ने श्रद्धा और वैदिक विधि विधान के साथ में अनुष्ठान संपन्न किए। महोत्सव में प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के शर्मा सहित विधानसभा अधिकारी और कर्मचारियों ने श्रद्धापूर्वक सहभागिता की। महोत्सव का समापन बुधवार को महाभिषेक, देव प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति और महाआरती के साथ होगा। खबर जालोर जिले के भीनमाल से है, जहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी आवाज उठी है। खेजड़ी वृक्षों की लगातार हो रही कटाई के विरोध में पर्यावरण प्रेमियों और विश्नोई समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने खेजड़ी संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने और अवैध कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के अगवाना खुर्द गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पर एक महिला की हत्या कर उसके शव को घर में रखे संदूक में छिपाने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने संदूक खोलकर महिला का शव बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। प्रारंभिक जांच में शव करीब 2 से 3 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी कृष्ण कुमार जाट की शादी साल 2009 में हुई थी। घटना से पहले पति पत्नी के बीच शराब पीने के लिए रुपए मांगने को लेकर विवाद हुआ था। हमें सुबह मॉर्निंग में सूचना मिली कि साहब अगवाना खुर्द गांव है, वहाँ कोई कृष्ण कुमार जाट नाम का व्यक्ति है, उसके घर में बक्से में कोई डेड बॉडी है और जो उसके पति ने ही मार के उसको बक्से में रखा है। इस इत्तला पे हम वहाँ पहुँचे तो हमें बक्से में डेड बॉडी मिली महिला की, और उसके बाद में हम सांचौर में सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। पानीपुरी बेचने वाला एक युवक अपनी गाड़ी में सामान भरकर ग्रामीण क्षेत्र की ओर जा रहा था और इसी दौरान हाडेचा रोड पर मेहता अस्पताल के आगे अचानक गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने वाहन को पूरी तरह चपेट में ले लिया। आग लगते ही चालक ने तुरंत गाड़ी से बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पानी का टैंकर बुलाकर आग बुझाने की कोशिश की। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे के देवडोंगरी स्थित धार्मिक स्थल को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा है, जहां पर सब समाज के समर्थन में सैकड़ों ग्रामीण पंचायत चौक से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। तो वहीं विरोध प्रदर्शन के समर्थन में बिजौलिया नगर के अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे।
सीकर जिले के खाटू श्याम जी में मंदिर में एंट्री गेट के पास में लाल मांगेराम सेवा सदन के पास में लगे हुए लोहे के बिजली के पोल में करंट आने से एक श्याम भक्त की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान जयपुर जिले के बस्ती निवासी अभय जांगीड़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि भीड़भाड़ वाले मंदिर क्षेत्र में पोल के संपर्क में आते ही वो करंट से झुलस गया, उसकी चपेट में आ गया और तुरंत अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जंतर मंतर प्रदर्शन की गूंज प्रतापगढ़ तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लद्दाख के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रतापगढ़ में भी आवाज बुलंद हुई। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा BPVM के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर पैदल मार्च निकाला और मिनी सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा प्रतापगढ़ की ओर से आज जो हमारा भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले जो ज्ञापन था कलेक्टर मैडम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को, ज्ञापन में यह था कि दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जो 28 तारीख से चल रहा है, उसके समर्थन में हमने और जो हमारे भारत देश के एक वैज्ञानिक सोनम जी सर हैं, उनके समर्थन में सिरोही जिले के शिवगंज शहर के मुख्य बाजार स्थित एक सर्राफा दुकान पर 6 किलो नकली चांदी बेचकर 7,12,000 रुपए की ठगी करने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने महज 11 दिन में पर्दाफाश कर दिया। 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस अब पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुट गई है। धौलपुर जिले के सरमुथरा क्षेत्र में आंगई थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान आंगई बाईपास के पास कार्रवाई की और इस दौरान पुलिस ने विदरपुर निवासी भरत सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर उस कब्जे से देसी शराब के 56 पौवे बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली जिले के सुमेरपुर के जाखा नगर इंडस्ट्रियल एरिया में व्यापारियों ने बार बार हो रही बिजली कटौती और अनियोजित शटडाउन को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। बड़ी संख्या में व्यापारी बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे और अधिशासी अभियंता से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। व्यापार संघ के प्रतिनिधि खीमाराम देवड़ा ने बताया कि जाखोड़ा क्षेत्र के कृषि बिजली कनेक्शंस को जाखा नगर इंडस्ट्रियल फीडर से जोड़ दिया गया है, जिससे इंडस्ट्रियल एरिया की बिजली घंटों तक बंद रहती है। इससे फैक्ट्रियों का उत्पादन प्रभावित होता है और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। एरिया में है जो हमारे जाखा माजा इंडस्ट्री एरिया से 4 एग्रीकल्चरल कुओं के ऊपर कलेक्शन दे दिया, उसके कारण हमारे जाखा माता इंडस्ट्री एरिया में बार बार ट्रिपिंग होती है और बार बार फॉल्ट होने के कारण हमारे यहाँ 4-5 घंटे लाइट गुल रहती है। इससे हमारे सारे फैक्ट्री वालों को बहुत से बड़ा खबर श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर से है, जहां पर 45 NP गांव में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब 2 सगे भाइयों की खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद में पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एक भाई का पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। उसे बचाने के लिए दूसरे भाई ने भी छलांग लगा दी, लेकिन दोनों ही गहरे पानी में डूब गए और मौके पर ही मौत हो गई। मृतक 45 NP निवासी राजदीप और गुरजीत 56 NP गाँव के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सटोड़ा गांव में सर्पदंश से एक बुजुर्ग किसान की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 65 वर्षीय देवीलाल पारगी खेत में फसल को पानी दे रहे थे और उसी दौरान सांप ने उसके पैरों में डस लिया। घर पहुंचने के बाद तबीयत बिगड़ने पर परिजन डूंगरपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। साथी मुकेश चंद्र पिता देवीलाल पारगी ने रिपोर्ट दी है कि मेरे पिताजी खेत में कृषि कार्य करने के लिए गए थे और फसल में पानी पिला रहे थे ना, जहरीले जानवर ने काट लिया, जिसको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर PM दवा के